Hello students, welcome to SSD Education Classes and I am your friend Kashish Mehra and today we are going to start our first video of class 12 CBSE Economics जहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ एक ईजी नोट्स और आप हमारे वीडियोस को देखकर डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं अपने CBSE बोर्ड में। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा हार्ड दिखने वाला सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, उसको मैं बनाने वाली हूँ बहुत ईजी। और हमारे साथ में हैं कुछ ऐसे टॉपिक जहाँ पर हम लेसन स्टार्ट करते हैं तो कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे कंसेप्ट, कुछ ऐसे नाम ऐसे रहते हैं जो हमें पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन विथ पॉइंट्स टू रिमेंबर कि कौन सी चीज़ का मतलब क्या होता है, पहले हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक बताया गया है कंजप्शन गुड्स। ये कंजप्शन गुड्स होते कौन से हैं? Those goods which are used by consumer to satisfy the human wants। जो गुड्स सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट को उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड्स। इसका मतलब जो भी गुड्स और सर्विसेज से कंज्यूमर परचेज कर रहा है उसे हम कंज्यूमर गुड्स कहेंगे। उसके बाद सेकंड आता है हमारे पास कैपिटल गुड। जब हम बात कर रहे हैं कैपिटल गुड की तो कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो फर्दर इन्वेस्ट किए जाते हैं किसी और प्रोडक्शन करने में। तो ये हो सकते हैं ड्यूरेबल भी, और दीज गुड्स आर ड्यूरेबल नेचर एंड दे इंक्रीज द कैपिटल। मतलब एक ऐसे गुड्स जो फर्दर प्रोडक्शन में काम आए उसे हम बोलेंगे कैपिटल गुड्स। नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो कंज्यूमर फाइनल कंजप्शन के लिए गुड्स लेता है तो उसे हम कहेंगे फाइनल गुड्स। मतलब वो रीसेल के लिए नहीं कर रहा है, वो खुद के कंजप्शन के लिए ले रहा है, इसका मतलब वो है वो फाइनल गुड्स है। वहीं पर इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं और फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं। अब आपके लिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में। कैपिटल गुड्स मतलब वो गुड्स होते हैं जो हमने एक बार परचेज कर ली, जैसे मशीनरी हो गया तो उसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स आर मोस्टली लाइक द रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल्स जो रहते हैं जो हमने एक बार प्रोडक्शन में लगा दिए या फर्दर प्रोडक्शन में काम आ रहे हैं उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। फिर एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि इन्वेस्टमेंट क्या है, डिप्रिसिएशन क्या है। तो जब हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट एक्चुअली वो पैसा है जो हम कुछ समय के लिए बिजनेस में लगा रहे हैं, मे बी वो फाइनेंशियल ईयर के लिए लगा रहे हैं। सो वैल्यू ऑफ एडिशन मेड टू द फिजिकल स्टॉक, जो हम कोई नया एसेट ले रहे हैं या कोई चीज़ें परचेज कर रहे हैं ताकि हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें, उसे हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट। डेप्रिसिएशन वो होता है जहाँ पर कोई भी मशीन हमने ले ली, कोई बिल्डिंग ले ली, कोई एसेट ले लिया, लेकिन उसको यूज़ करने पर उसका जो वियर एंड टियर होता है, मतलब वो चीज़ जो घस रही है और उसकी जो वैल्यू कम हो रही है, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है उनके एसेट के ऊपर कि वो एसेट की लाइफ कितने साल है, 10 साल है, 15 साल है, कितने साल है। कुछ और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं जो कि है क्लास 12 का ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि ग्रॉस क्या होता है और नेट क्या होता है। टोटल एडिशन मेड टू द फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इंक्लूड डेप्रिसिएशन। जहाँ पे डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है कि हमने टोटल निकाल लिया कि हमारे पास कितने फिजिकल स्टॉक हैं, जिसमें हमने डेप्रिसिएशन को भी इंक्लूड कर लिया है, तो उसे हम कहेंगे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। वहीं पर जब नेट इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो हम वहाँ पे डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं करते हैं, डेप्रिसिएशन को हटा देते हैं, तो हमारे पास आता है नेट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है आपके सामने। अगर हमें नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है तो हमें ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है। सेकेंड कंसेप्ट आ रहा है स्टॉक और फ्लो का। अब ये स्टॉक और फ्लो जो हमारे दिमाग में आता है कि ये एक्चुअली है क्या, तो जितने भी एक पॉइंट पे हमारे पास एसेट्स हैं, मनी है, वेल्थ है, इन्वेंट्रीज़ हैं, ये जो भी चीज़ें हमारे पास हैं हम उसको बोलते हैं स्टॉक। इसका मतलब कि जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं, जो हम उसको स्टोर कर पा रहे हैं, ये सब आ जाता है स्टॉक में। लेकिन जब हम फ्लो की बात करते हैं तो फ्लो और कुछ नहीं है, वेरिएबल्स हुज मैग्नीट्यूड इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड द फ्लो। जैसे हमारी कंट्री में नेशनल इनकम कितनी है तो ये रुकती नहीं है, ये लगातार हमारी कंट्री में नेशनल इनकम कितनी है उससे रिलेटेड रहेगा। तो ये चेंज होता रहता है, मतलब जो चेंज होता रहे वो फ्लो है, और जो हमारे पास कॉन्स्टेंट रहे उसको हम स्टॉक कह सकते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब यहाँ पर एक सर्कुलर फ्लो के बारे में बताया है कि किस तरीके से मनी का सर्कुलेशन चलता रहता है बिटवीन द फर्म एंड हाउस होल्ड। यहाँ पर हम इसको टू सेक्टर इकोनॉमी भी कह सकते हैं। किस तरीके से पैसों का सर्कुलेशन एक फर्म से दूसरी फर्म पे या एक हाउस होल्ड से दूसरे हाउस होल्ड में जाता है। इसका मतलब मनी का फ्लो हो रहा है, सर्कुलर हो रहा है, और उसके बाद फिर कंजप्शन सभी लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सबके हाथ में प्रॉफिट भी आ रहा है। तो ये जो मनी का फ्लो है, इनकम जो फ्लो कर रहा है पूरी इकोनॉमी में, उसे हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। लेकिन कई बार हमारे पास होते हैं लीकेज। अब ये लीकेज क्या है?
इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ विड्रॉड फॉर द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। जैसे हमारे कंट्री में जो टैक्सेस पे किए जा रहे हैं, हमारी कंट्री में जो सेविंग की जा रही है, तो ये सब हमारी कंट्री के जो फ्लो को जो रोक देता है उसे हम कह रहे हैं लीकेज। अब नेक्स्ट हमारे पास है इंजेक्शंस और इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आया है इंजेक्शन क्या होता है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ एडेड टू द सर्कुलर फ्लो। जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है या इन्वेस्टमेंट कर रही है या एक्सपोर्ट्स कर रही है, उससे जिनको इनकम आ रही है कंट्री में, उसको हम बोल रहे हैं इंजेक्शन। और इकोनॉमिक टेरिटरी बात कर रहे हैं तो इट इज़ रिलेटेड विद द जोग्राफिकल टेरिटरीज, जो कि गवर्नमेंट एक टाइम पे किस तरीके से कंट्रीज़ को कंट्रोल करके चल रही है, कैसे गवर्नमेंट बाउंड्रीज बनाकर उसको सिक्योर कर रही है, उसको हम बोलते हैं टेरिटरीज़। अब टेरिटरीज से मैं थोड़ा सा इसका स्कोप भी देख लेते हैं कि टेरिटरीज़ में एक्चुअली क्या बात हो रही है। जब हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक टेरिटरी, तो यहाँ पर पॉलिटिकल बाउंड्रीज आ जाती हैं। तो कई बार हमने देखा है पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर्स एंड एयर स्पेस जो रहती हैं वो शेयर करते हैं। मतलब एक कंट्री दूसरी कंट्री के वाटर्स भी शेयर कर रहे हैं और एयर स्पेस भी शेयर कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं लोग जो हमारे एम्बेसीज़ हैं या हमारे मिलिट्री बेस्ड हैं जो बाहर की कंट्री में इन्वॉल्व हैं। फिर शिप एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट बिटवीन द 2 और मोर कंट्रीज़, ये भी हम देखते हैं टेरिटरीज़ के बाद में। फिर आता है फिशिंग वेसल्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये जो हम इंटरनेशनल वाटर लाइंस वगैरह देखते हैं, ये सब आ जाती है हमारे इकोनॉमिक टेरिटरीज़ में। नॉर्मल रेसिडेंसी ऑफ द कंट्री क्या होता है। एक पर्सन और एक इंस्टीट्यूशनल जो नॉर्मली इंडिया में रहते हैं उसे हम बोलते हैं नॉर्मल रेसिडेंसी। लेकिन कई बार हमें फैक्टर्स इनकम की बात करते हैं, तो फैक्टर इनकम वो होता है इनकम विच इज़ अर्नड बाय द प्रोडक्शन। 4 तरीके होते हैं इनकम कमाने के, एक है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ से जो हमको मिलता है, जो इनकम हमें फैक्टर से मिल रही है, जैसे हमें लैंड से मिलता है रेंट, फिर उसके बाद लेबर को पे किए जाते हैं वेजेस, कैपिटल से मिलता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। तो इन सब चीज़ों को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। कुछ पॉइंट्स और भी हैं जो हमें कवर करने इस लेसन में, दैट इज़ ट्रांसफ़र पेमेंट। अब ये ट्रांसफ़र पेमेंट और कुछ नहीं है, एक प्रकार से टैक्सेस हैं जो ओल्ड एज पेंशन या टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट को पे किए जा रहे हैं या ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। जैसे पेंशन के रूप में एक गवर्नमेंट दूसरे पर्सन को, किसी को ओल्ड एज पेंशन दे रही है या कुछ स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रही है, तो इसे हम कहते हैं ट्रांसफ़र इनकम या ट्रांसफ़र पेमेंट। कैपिटल गेन वो होता है जब किसी एसेट की इनकम बढ़ जाती है, मतलब जब भी कोई एसेट की वैल्यूएशन बढ़ जाती है, फाइनेंशियल एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है, तो हम जब बेचते हैं तो हमें बहुत प्रॉफिट होता है, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, अगेन हमारे पास कुछ वर्ड्स और हैं, जैसे कि हमारे पास है कंपनसेशन एम्प्लॉय का मतलब क्या होता है, पेमेंट टू द लेबर फैक्टर। अगर हम कैश में दे रहे हैं किसी भी वर्कर्स को, वेजेस दे रहे हैं या बोनस दे रहे हैं या पेंशन्स दे रहे हैं, तो ये आ जाता है कंपनसेशंस टू एम्प्लॉय, जो वो काम कर रहे हैं उनके बदले में उनको देना। और ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब है ऑपरेशन ऑफ प्रोडक्शन, मनी लेफ्ट आफ्टर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन एंड एम्प्लॉयज़ इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस। जो उनके पास पेमेंट करने के बाद जो कंपनी के हाथ में बचता है उसे हम कहेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस। नेक्स्ट वी आर हैविंग सब्सिडीज़, वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडिड का मतलब क्या होता है। अब सब्सिडी और कुछ नहीं है, सब्सिडीज इन अमाउंट ऑफ मनी गिवन डायरेक्टली टू द फर्म बाय द गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट कंट्री को बहुत अच्छे से चलाना चाहती है, तो इसलिए कुछ सब्सिडीज़ प्रोडक्शन पे, कभी परचेज करने पे, कभी कोई चीज़ को बनाने में जो सरकार हमें हेल्प करती है, कुछ कंसेशंस देती है, उसे हम कहते हैं सब्सिडीज़। वैल्यू ऑफ आउटपुट, मार्केट वैल्यू में टोटल कितना सेल हुआ है, कितना स्टॉक में है, उसे हम कहेंगे टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है। एंड वैल्यू एडिड, वैल्यू एडिड में और कुछ भी नहीं होता है, यहाँ पे एक डिफरेंस बिटवीन है कि टोटल आउटपुट कितना था और टोटल हमने गुड्स को, कितने इंटरमीडिएट गुड्स को हमने यूज़ किए और टोटल हमारे पास कितना है। मतलब वैल्यू एडिड का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो हमें मिल जाता है कि टोटल कंट्री में कितनी वैल्यू ऐड की गई है। तो ये तो कुछ कंसेप्ट थे जो हमारे लेसन नंबर 1 से रिलेटेड हैं। हमारा जो मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा, दैट इज़ डोमेस्टिक एग्रीगेट्स एंड नेशनल एग्रीगेट्स क्या होते हैं। यहाँ पे हम जीडीपी, जीएनपी और अलग अलग वैल्यूएशंस कैसे निकालने हैं आगे हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। तो होप है स्टूडेंट्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे साथ बने रहेंगे ताकि आपको मैं पूरा सब्जेक्ट को कवर कर सकूँ। अगर आप सही में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।